Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we're going to start another important lecture which is related to the fundamental of chemistry, chapter number 1, class 9. And topic name is atomic mass unit and relative atomic mass. अब ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जितना भी कुछ मैंने बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपने इसको जूम करके अपनी बुक के ऊपर राइट कर लेना है। आता तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप समझ लेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है दैट इज़ कॉल्ड द इसको हम यहाँ पे लिखेंगे द रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास बच्चों क्या होता है, रिलेटिव का मतलब क्या होगा, या तो रिलेशन या वी कैन फाइंड आउट द कंपैरिजन। ठीक है, दोनों वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं। द रिलेशन प्लस कंपैरिजन होगा। एंड व्हाट इज मीन बाय द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब इस पूरे लाइन का मतलब क्या है, इसको मैं जनरली आपको समझा दूं, पहले इसका कॉन्सेप्ट दे दूं और इसके बाद इंशाल्लाह ताला इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली आर द रिलेशन या कंपैरिजन या फाइंड आउट द एटम मास। एटम्स के मासेस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कि एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करते हैं विद स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ मेंशन भी की हुई है और आप इसको लिख भी सकते हैं कि हम एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करते हैं विद स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ। अब इन द 18th सेंचुरी ऐसा कौन सा एलिमेंट था, अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारे पास, ये कंपैरिजन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। फॉर एग्जांपल हम शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर से कहते हैं हमें 1 kg जो है वो शुगर दे दें, तो वो क्या करेगा, वो 1 kg का वेट रखेगा, मैयर करेगा, ठीक है, और आपको 1 kg जो है वो क्या कर देगा, शुगर दे देगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द 1 kg, ठीक है। अब ये वेटेड मास है जो भी वो रखेगा वहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए, तो 1 kg के इक्वल जब आएगा तो अब ये हमारे पास ये क्या है, दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट कि उसने इसको कंपेयर करके फिर हमें दिया है। ठीक है, कि इतने kg कंपेयर होगा एंड उसके साथ कंपेयर करने के बाद वो हमें जो है वो मेजरमेंट करके दे देगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, अब पहली बात तो ये कंफर्म होगी कि भी रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या है। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस के अंदर हम एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करते हैं विद स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ। इन द 18th सेंचुरी द विच एलिमेंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एटॉमिक masses with the standard unit which is the hydrogen and which mass is the 1.008। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी कि हाइड्रोजन गैस है, फ्लेमेबल इन नेचर है। तो इसके बाद हमने इसको स्विच ऑफ करके हम किसकी तरफ आगे, हम कार्बन की तरफ आगे। अब इसकी रीज़न क्या है कि ये एक तो गैस है और दूसरा फ्लेमेबल इन फैक्टर भी है इसका, ठीक है, और इसका मास भी 1.008 है। ठीक है, उसके बाद हमने साइंटिस्ट ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए विद स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ कैलकुलेट करने के लिए वी फाइंड एन अदर एलिमेंट्स विच इज कॉल्ड द कार्बन 12। एंड आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन जो है वो 6 पोजीशन पर प्रेजेंट है और 6 पोजीशन पर जब वो प्रेजेंट है तो जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करते हैं, जो कि मैंने अब आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। एंड एटॉमिक मास इज ऑफ द कार्बन इज द 12। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो द 6। अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स क्या है कि वी कैन कैलकुलेट द एलिमेंट ऑफ द एटम ऑफ द एटॉमिक मास इज कैलकुलेट विद द स्टैंडर्ड यूनिट। एंड स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड स्केल आपके पास क्या होगा, अगर हम यहाँ पे कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन का जो 1/12 पार्ट होगा वो उसका क्या होगा, हमारे पास स्टैंडर्ड स्केल होगा, उसके साथ हम उसको कंपैरिजन करेंगे बाकी एलिमेंट्स को और उनके एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात लिखी है, वही वाली बात रिपीट हो रही है दोबारा, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम दैट एलिमेंट इज कंपेयर टू द 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम 12। अब कार्बन एटम 12 क्या है कि कार्बन का एक एटम है, उसका मास हमारे पास क्या है, 12 है। हम 1/12 पार्ट्स को कैलकुलेट करेंगे विद द स्टैंडर्ड स्केल के साथ। इस 1/12 पार्ट्स को हम कैलकुलेट करेंगे अदर एलिमेंट्स को की एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब आइसोटॉप्स क्या है,
isotope of an element having the different mass number but same atomic number. अब atomic number क्या है? The atomic number of an element is equal to the number of protons which is a 6, 6 and 6. ठीक है, यहाँ पे मैंने कार्बन के 3 isotopes होते हैं, MCQs में भी आ जाएगा कि how many type of the isotope of carbon. तो there are the 3 type of the isotopes, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Now these 3 isotopes are present in the नेचर विद इन अ डिफरेंट परसेंटेज. अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक नंबर आ जाता है 6, 6 एंड 6 विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दैट रिलेट टू द एटॉमिक नंबर. अब मास नंबर हमारे पास क्या है? 12, 13 एंड 14. अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 देंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो 12 यहाँ पे ये तो एज इट रहेगा. उसके बाद यहाँ पर एक न्यूट्रॉन बढ़ेगा, यहाँ पे भी हमारे पास न्यूट्रॉन 2 बढ़ेंगे, एक और बढ़ जाएगा. ठीक है, जिससे हमारे पास कार्बन 13 एंड कार्बन 14 आ जाएगा. और इनके नेम क्या है? कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट द स्टेबिलिटी. अगर हम इन तीनों को इनके तीनों के फैक्टर्स की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो हमारे पास जो कार्बन 12 है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू द कार्बन 13 एंड कार्बन 14 बिकॉज दे आर द स्टेबल एज कम्पेयर टू द कार्बन 13 एंड कार्बन 14. और इसकी जो नेचुरल अकरिंग है नेचर के अंदर, अबंडेंस जो है वो 98% इन नेचर है. ठीक है, अब हमने 3 बातें रिपीट की हैं. व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, कि हम एटम्स के एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करते हैं विद स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ. अब यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? कार्बन 12 का 1/12 पार्ट. ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन. आपकी बुक में एज इट ये डेफिनेशन लिखी होगी, आपने इस डेफिनेशन को हाईलाइट करना है. सेकंड नंबर पे अब हमने ये देखना है, अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्केल एक आता है वो आता है जिसको हम कहते हैं AMU. ठीक है, अब AMU इज एब्रीवेट फॉर द एटॉमिक मास यूनिट एंड विच इज ऑल्सो कंसीडर द स्केल. इस स्केल के ऊपर वी कैन कैलकुलेट द अदर एलिमेंट्स के मासेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्बन 12 या कार्बन के 1/12 पार्ट के साथ. ठीक है, द मास इक्वल टू द, अब जो हमारे पास मास होगा वो किसके इक्वल होगा? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड द एटॉमिक मास यूनिट. एंड एब्रीवेट किसके साथ करते हैं? द एटॉमिक मास यूनिट इज एब्रीवेटेड एज अ AMU. AMU आर द एटॉमिक मास यूनिट. अब आपने बुक के अंदर 2 चीजें हाईलाइट करनी है. एक तो इस रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, दूसरा व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट. अब आगे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, जो हम बार बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट्स को हम 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के साथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. तो हमारे पास क्या है? ऑन द एटॉमिक मास स्केल हमारे पास क्या होगा? द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज टेकन एज, हम कार्बन 12 को टेकन करेंगे एज 12.00 AMU के. अब AMU ठीक है इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ कार्बन 12. अब एब्सोल्यूट, अब हम जब क्या करेंगे इसके साथ, इसको डिवाइड 1/12 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 12.0 के साथ, आंसर आएगा 1.0024 क्रॉस 10⁻23 ग्राम. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे AMU इज इक्वल टू द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय द 1.9924 क्रॉस 10⁻20 ग्राम. ठीक है, तो आंसर आपके पास आएगा 1.66 क्रॉस 10⁻24 ग्राम आ जाएगा. ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास आपके एक्सरसाइज में भी होगा कि 1 AMU इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? तो किसके इक्वल होगा? 1.66 क्रॉस 10⁻24 ग्राम. और इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया, आप कैलकुलेट से करके देख भी सकते हैं, यही वैल्यू आपके पास आएगी. उसके बाद कुछ MCQ पॉइंट हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब एक एटम ऑफ कार्बन है, उस एटम ऑफ कार्बन में या उस एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे विच इज रिलेट टू द प्रोटॉन विच इज अ पॉजिटिव इन नेचर, रिलेट ऑफ द न्यूट्रॉन्स विच इज अ नो चार्ज एंड उसके बाद द रिलेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर द नेगेटिव इन नेचर. तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर. और आगे हमारे पास क्या है? दे कैरी द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट होते हैं उसको हम यूज करते हैं टू कंपेयर द मासेस ऑफ द एटम्स के साथ. ठीक है, अब कंपेयर कैसे करेंगे? मैंने पहले बताया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है या तो रिलेशन या फिर कंपैरिजन. ठीक है, अब ये जितनी भी बातें मैंने बोर्ड पे राइट की हुई है, सारी चीज़ें आपने अपने बुक के ऊपर लाजमी राइट करनी है.
जो आपका मेन पार्ट है, जो याद करने वाला पार्ट है, दिस डेफिनेशन एंड दिस वन, और ये 3 पार्ट के जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आता है। एंड मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे 1.0073 आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखेंगे आ जाएगा इसी फॉर्मूला के साथ। द मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.0087, ठीक है, AMU, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 0.00548 AMU, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था द एवरेज मास ऑफ एन एटम। अब हम जरा एवरेज मास ऑफ एटम की तरफ चले जाते हैं। आपकी बुक में इसकी कोई डेफिनेशन कंसीडर नहीं है, लेकिन मैंने ये अलहदा से एक पार्ट बनाया, आपने इसको एक अपने स्टिकी नोट पे राइट करके वहाँ पे जो है वो स्टिक कर देना है, तो ये ज़रूर इसको देखिएगा। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होंगे? द वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट्स अकरिंग नेचुरली, कि जितने भी आपके पास जो वेटेड एवरेज एटॉमिक मास होंगे ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स के, वो नेचुरली अकरिंग करेंगे, इस कॉल्ड द एवरेज एटॉमिक मास। बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशन हम देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इज कैलकुलेट बाय यूजिंग द नोन मास। अब एवरेज मास है हमारे पास एटम ऑफ एलिमेंट्स का, उसको हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द नोन मास, जो कि हमें पता होगा, ठीक है। परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने वहां पे आपको कार्बन की परसेंटेज बताई है कि वी हैव 3 टाइप ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, विच इज अ कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक है। और इसमें कितने % जो है वो कार्बन हमारे पास एग्जिस्ट करता है? कार्बन 12 स्टेबल है और 98% नेचर में करता है। इसी तरह से हमें परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट्स का पता होगा बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। दैट आर द टेक्निक जिसके जरिए हम फाइंड आउट करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? अब फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पे लिखा है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द अबंडेंस ऑफ वन आइसोटॉप, एक आइसोटॉप्स की परसेंटेज अबंडेंस आपको पता होनी चाहिए, एंड मास ऑफ आइसोटॉप। अब मास ऑफ आइसोटॉप में अगर हम कार्बन 12 या कार्बन 13 के मास की बात करूं तो आप कहेंगे मैडम कार्बन 13 का जो हमारे पास मास है वो 13 है, ठीक है। अगर मैं कहूँगी कार्बन का मास बताएं, सिर्फ कार्बन का बताएं तो आप 12 बताएंगे। मैं कहूँगी नहीं, आइसोटॉप ऑफ 13 का बताएं तो 13 होगा, फिर 14 होगा, ठीक है। और उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। अब यहाँ पे 2 तरह के आइसोटॉप्स हैं हमारे पास। क्लोरीन के 2 तरह के आइसोटॉप्स होते हैं। क्लोरीन के पास कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। ये भी हाईलाइट कर लें फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 17 होता है, और ये हमारे पास नॉन मेटल है। एंड नॉन मेटल होने की वजह से द गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउट ऑफ अदर शेल्स, अदर इलेक्ट्रॉन से लेती है, अदर एटम से लेती है और खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है? द एटॉमिक मास यूनिट परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स का नाम होगा वो होगा 35 एंड 37। मतलब कि हम कह सकते हैं क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आर द 2 आइसोटॉप ऑफ द क्लोरीन। वैसे एटॉमिक नंबर 17 होता है। अच्छा, अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ क्लोरीन के साथ कि हम क्लोरीन का मास हमारे पास कितना आता है, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड करेंगे 100 के साथ। अब दूसरा उसका जो आइसोटॉप्स की परसेंटेज है, 2 आइसोटॉप्स हैं, ये पहले की आइसोटॉप की परसेंटेज आ गई, ये सेकेंड परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप आपके पास आ गया विच इज 37, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ क्लोरीन के साथ, और वही आपके पास डिजिट होगा, डिवाइड करेंगे 100 पे। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अब नेचुरल अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 की जो परसेंटेज है नेचर के अंदर, दैट इज 75%, या हम इसे कह सकते हैं 75.53, और उसके पास इसका मास कितना होगा? 35, डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर। इसी तरह से फिर यहाँ पर हमारे पास सेकंड परसेंटेज कितनी आ रही है? 24। तो हमें अब साफ पता चल गया कि मोर अबंडेंट 35 है एज कम्पेयर टू द 37। तो हम उसके साथ 37 के साथ 40 हमारे पास जो उसका जो मास होगा वो 47.37 AMU होगा, और डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर। यहाँ पर इन दोनों को 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, आंसर आएगा 26.44 AMU। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिवाइड करेंगे 100 पर, तो आंसर आएगा 0.05। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो परसेंटेज एवरेज हमारे पास जो मास आ जाएगा विच इज़ 35.45 AMU। तो अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द क्लोरीन जो है वो हमारे पास कितना आ गया है? 35.5 AMU।
ठीक है। ये अब इसमें डेफिनेशन जो याद करने वाली चीज़ है आपकी, वो एक ये डेफिनेशन है द रिलेटिव एटॉमिक मास डिनोट विद दिस कैलकुलेशन। ये भी आपका एमसीक्यूज पॉइंट है, ये भी आपका एमसीक्यूज पॉइंट है। और ये मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो एवरेज मास होते हैं उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं विद द नेचुरल अबंडेंस ऑफ द नॉन आइसोटॉप्स, जिसमें हमारे पास क्लोरीन 35 था और क्लोरीन 37 था, और उसको हमने उनकी नेचुरल अबंडेंस के साथ जो है वो फाइंड आउट किया है। आपने ये सारी चीज़ें अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लेनी है एंड आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।